शब्द उत्सव के तीसरे सत्र में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पोडियम ऊंचा है, मेरी लंबाई कम है और ये समस्या हर जगह होती है। दिखने से कोई मतलब नहीं है, आप तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए। किसी भाषा विज्ञानी का कथन है कि भाषाई तौर पर जितना गहरा रिश्ता हिंदी और उर्दू का है उतना शायद ही किसी भाषा का हो। हिंदी और उर्दू दो महत्वपूर्ण हिंद आर्याई भाषाएं हैं। दोनों भाषाओं का व्याकरण लगभग एक होने के कारण इनका उत्थान भी एक साथ हुआ है। हिंदी उर्दू के इस साझा सफर पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच आदरणीय सोहेल हाशमी जी मौजूद हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आपको मंच तक लाएं। सोहेल हाशमी दिल्ली के जाने माने इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और धरोहर संरक्षण के पैरोकार हैं। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आपस में बातचीत ना करें जो कि पीछे की तरफ से बहुत आती हैं। आगे वाले थोड़ा संकोच में रहते हैं, लेकिन पीछे की तरफ से बहुत आवाज़ें आती हैं जो ध्यान से सुनने वालों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं और बोलने वाले को भी। एकाग्रता ज़रूरी है। मोबाइल की घंटियाँ भी आप लोगों की सुनाई देती हैं बीच बीच में, तो मोबाइल भी अपने साइलेंट पर कर लें। इतनी समझ हम सबके अंदर है और इसे कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आग्रह है फिर भी आप सबसे। सोहेल हाशमी जी का संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों को देती हूँ। हालांकि आप परिचय की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं उन्हें। तो मैं आपके बारे में बता रही थी कि सोहेल हाशमी जी दिल्ली के जाने माने इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और धरोहर संरक्षण के पैरोकार हैं। वे अपनी हेरिटेज वॉक्स के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें वे दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों, सांस्कृतिक परंपराओं, खान पान और लोगों की कहानियों को बेहद रोचक और जीवंत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनके प्रयासों ने न केवल दिल्ली की नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और इतिहास से जोड़ने का काम किया है, बल्कि शहर आने वाले आगंतुकों को भी इसकी विरासत से परिचित कराया है। सोहेल हाशमी विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। वे सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक न्यासियों में शामिल हैं, जो कला और संस्कृति के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करता है। धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें इंटेक दिल्ली हेरिटेज अवार्ड 2022 में सम्मानित किया गया। एक लेखक के रूप में भी उनकी पहचान है। उनकी पुस्तक सांची वेयर टाइगर्स फ्लाई एंड लॉयंस हैव हॉर्न्स, आपकी ये पुस्तक बहुचर्चित रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग इससे परिचित रहे होंगे। तो आज हिंदी और उर्दू के साझा सफ़र के बारे में हम आपको सुनेंगे। आपके व्याख्यान को सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। सादर आमंत्रित हैं सोहेल हाशमी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और ख़ास तौर पे इसलिए भी आभारी हूँ कि बहुत से मुझसे बड़े, जिनको मैं दोस्त समझने की हिम्मत करता हूँ, और उनमें से बहुत सारे भोपाल से संबंधित हैं, उनसे मिलने का मौका मिल गया। और बोनस ये हुआ कि नरेश भाई से मुलाकात हो गई लंबे वक्त के बाद, तो ये भी इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जो वक्त मेरे पास है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लंच से पहले वाला सत्र है,
और जिसमें सब लोग ये सोचते हैं कि वे ख़त्म करें तो खाना खाएं। इसके बाद के सत्र में मैं आता तो वो और गंभीर होता कि लोग सोने वाले होते और उन्हें जगह रखना बड़ा मुश्किल होता। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितने जल्दी ख़त्म कर सकूँ करूँ। मसला ये है कि ये कम से कम 600-700 साल की कहानी। मैं इसकी शुरुआत 2 वक्तव्यों से करना चाहता हूँ। एक तो ये कि कुछ प्राचीन भाषा समूह हैं और संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, ये उन भाषा समूहों से इनका संबंध है जिनको हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहते हैं। इसमें स्पेनिश भाषा भी आती है, रशियन भी आती है, पर्शियन भी आती है। एक भाषा समूह है जिसे हम सेमाइटिक भाषा समूह कहते हैं, जिसमें अरेबिक आती है और अरेमिक आती है और वो जिससे बाद में ये जो लैंग्वेज है जो यिदिश कहलाती है वो बनी। एक भाषा समूह है जिसको टर्किश भाषा समूह कहते हैं या टर्किक भाषा समूह कहते हैं, जिसमें अज़ेरी है, तुर्कमेन है, तातार है, बशकीर है, कज़ाक है, किर्गिज़ है, उज़्बेक है, उगियोर है, याकूत है और तुर्की। अब इन सारी भाषाओं में से 3 भाषाएं, संस्कृत, लैटिन, 4, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और अरेबिक, इनके बारे में शुरू से ये प्रचार किया गया कि ये भगवानों की भाषाएं हैं, ये दैविक हैं और ये भगवानों की भाषाओं की तरह इनको प्रस्तुत किया गया। उससे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें विकसित हुई। अब ये तो आप मान सकते हैं कि वेद जो हैं वो सेक्रेड टेक्स्ट है। आप ये मान सकते हैं कि कुरान सेक्रेड टेक्स्ट है, बाइबल सेक्रेड टेक्स्ट है। लेकिन जिन भाषाओं में ये लिखे गए हैं क्या वो भी सेक्रेड हैं? मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने 2 अरबी भाषी लोगों को लड़ते हुए देखा है। वो सेक्रेड भाषा नहीं होती। जिस भाषा में वो लड़ते हैं वो सेक्रेड नहीं होती। मेरा ये मानना है कोई भाषा सेक्रेड नहीं हो सकती और भाषा को सेक्रेड करके प्रस्तुत करने की जो पूरी योजना है वो योजना असल में ये थी कि पढ़े लिखे लोग भाषा को अपने काबू में रख सकें और वो तमाम लोग जिनसे पढ़ने लिखने के अधिकार छीन लिए गए हैं या दिए ही नहीं गए हैं वो आश्रित रहें ज्ञानियों के जो विचार हैं उनको सही मानने के लिए। और ये हमारे देश में बहुत से लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं कि संस्कृत तमाम भाषाओं की मां है। इसके बावजूद कि हम ये जानते हैं कि जितनी भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं, शास्त्रीय कलाएं, उनकी शुरुआत आदिवासी समाज से पहले के समय से जो क्रिएटिव एक्टिविटी थी इंसानों की वो विकसित होके क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स बनी हैं। जितने क्लासिकल डांसेस हैं, शास्त्रीय नृत्य जितने हैं, उनकी शुरुआत आज से हजारों साल पहले उन संघर्षों में हुए हैं। और हम जानते हैं, और आप लोग तो भोपाल में रहते हैं और भीमबेटका यहाँ से दूर नहीं है, जानवरों का शिकार करने के जो आयोजन थे उनसे डांस शुरू हुए और वो विकसित हो गए आज हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं।
शास्त्रीय म्यूजिक भी, संगीत भी ऐसे ही विकसित हुआ। तो बनी बनाई भाषा कहाँ से उत्पन्न हो सकती? सारी भाषाएं उस वक्त शुरू हुई थी, आज से 70,000 वर्ष पहले, जब लोगों ने अफ्रीका से निकल के ट्रैवल करना शुरू किया था। प्रिमिटिव वोकल एक्सप्रेशंस उनकी अलग अलग यात्राओं में विकसित हुए अलग अलग तरीके से, और उससे भाषाएं विकसित हुई, और फिर उनसे दूसरी भाषाएं और फिर तीसरी भाषाएं विकसित हुई। अगर हम इस बात को मानते हैं कि एमीबा से विकास हम सबका हुआ है, करोड़ों हजारों करोड़ साल में, तो हर चीज जो हमारे अंदर है, जो हमने प्रोड्यूस की है, वो भी विकास की इस प्रक्रिया से गुजरी। लेकिन ये मान के हम जो आम जनता है, उनका जो क्रिएटिव इनिशिएटिव है, उसको अंडरमाइन करते हैं और ये मानते हैं कुछ ज्ञानी लोग थे, उन्होंने सडनली एक भाषा विकसित की और उसने सारी भाषाओं को जन्म दिया। और फिर ये हुआ कि धर्म की, स्पिरिचुअलिटी की, ये सारी बातें केवल संस्कृत में हो सकती हैं, और संस्कृत की एक्सेस मुट्ठी भर लोगों के पास थी, बाकियों को उस भाषा को पढ़ने का, सीखने का अधिकार नहीं। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं कि जो पहली बार इस थ्योरी को चैलेंज किया गया, वो महावीर जैन और गौतम बुद्ध ने किया। पहली बार आध्यात्मिक विषयों के ऊपर आम जनता की भाषा में बातचीत शुरू की गई। मुझे पता नहीं कैसे एक दिन सडनली ध्यान आया, और फिर मैं हर ऐसे जब भी मुझे इस विषय पे बोलना होता है, मैं सवाल जरूर पूछता हूँ, हम में से कितने लोगों ने संस्कृत और प्राकृत के अर्थ के ऊपर गौर किया है? संस्कृत का मतलब है एनरिच्ड और प्राकृत का मतलब है प्राकृतिक, नेचुरल। जो विकास की धारा मैंने आपके सामने रखी है, उसमें यह संभव ही नहीं है कि एक प्रकृष्ट भाषा सारे ग्रामर, सिंटैक्स से सबके साथ सडनली एकदम अपीयर हो जाए। वो विकसित हुई होगी उन प्राकृत से नहीं जिनको हम जानते हैं, और दूसरी भाषाएं होंगी जो विकसित होकर संस्कृत, लैटिन, अरेबिक, यिद्दिश, ये समान भाषाएं बनी होंगी। और उसके साथ साथ बहुत सी प्राकृत थी। प्राकृत एक नहीं थी, सैकड़ों प्राकृत थी। गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने पहली बार आध्यात्मिक सवालों को पे बातचीत की आम जनता से प्राकृत में। एक ने पाली में और महावीर ने अर्धमग्नी प्राकृत में, अर्धमगधी प्राकृत में, और गौतम बुद्ध ने पाली में। ये जो जातक कथाएं हैं उनमें से एक में जिक्र आता है कि शुरू में बहुत सारे ब्राह्मण भी बुद्धिज्म की तरफ आकृष्ट हुए थे, और उनमें किसी ने गौतम बुद्ध से कहा कि आप इतनी ज्ञान की बातें कहते हैं, ये तो संस्कृत में लिखी जानी चाहिए। और गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, जिस दिन ये संस्कृत में लिख दी गई, उस दिन उन लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगी जिनसे मैं बात करना चाहता हूं। और यही वो ट्रेडिशन था जिसमें अशोक 300 साल के बाद अपने सारे जो शिलालेख बनवाता है, वो ब्राह्मी में और खरोष्टी में लिखवाए, संस्कृत में नहीं लिखवाए। नागरी तो उस वक्त थी भी नहीं। जी जी, देवनागरी में नहीं लिखवाए। जी जी, मैं भाषा की बात कर रहा था। लेकिन ये, और इसी वजह से
अशोक का नाम बच गया, क्योंकि 1828 में अगर प्रिंसेप ने फिरोज शाह कोटला के में जो अशोक का पिलर है उसको कॉपी करके उसके टेक्स्ट को उसे डिसाइफर न कर लिया होता तो हमको पता ही नहीं चलता कि अशोक नाम का कोई सम्राट कभी था। 1828 से पहले हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कोई अशोक को नहीं जानता था। प्रिंसेप ने जब ब्राह्मी लिपि को ट्रांसलेट किया, जब पहली बार पता चला कि एक राजा था अशोक, उसके नाम जितने रेफरेंसेस संस्कृत में थे वो इरेज कर दिए गए थे। संस्कृत में सारे रेफरेंसेस इरेज कर दिए गए थे, सिर्फ ब्राह्मी में बचे थे और वो प्रिंसिप ने ट्रांसलेट कर दिया तो हमको पता चला। तो मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने जो शुरुआत की उसके बिना ना हिंदी संभव थी ना उर्दू। पहली बार आवाम की भाषा में आध्यात्मिक सवालों पर, साहित्य के सवालों पर, दूसरे जटिल सवालों के ऊपर बातचीत शुरू हुई। उसके बाद बहुत सारी ऐसी भाषाएं विकसित हुई जिनको अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश का मतलब है फॉलन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रीट्स। यहां ये याद रखिए कि रेख्ता का मतलब भी मिली जुली भाषा है। जब रेख्ता दिल्ली पहुंची, वो जबान जो दक्कन से आई थी, तो उसको फारसी के विद्वानों ने रेख्ता नाम दिया, मिली जुली खिचड़ी भाषा जो किसी साहित्यिक कृति के काबिल नहीं थी। ऐसा ही प्राकृत के बारे में कहा गया था और प्राकृत से ही बाद में ये सारी अपभ्रंश विकसित हुई। 10वीं शताब्दी तक लगभग एक अपभ्रंश थी जो बहुत व्यापक रूप से फैली हुई थी हिंदुस्तान में, गुजरात से असम तक, और उसका नाम था शूरसेनी। उस शौरसेनी से वो सारी भाषाएं निकली हैं जिनको आज हम इस पूरे क्षेत्र में बोलते हैं। गुजराती, सिंधी, मुल्तानी, मालवी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हड़ौती, मेवाती, सराइकी, पंजाबी, हरियाणवी, ब्रज, गुजरी, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, अवधी, भोजपुरी, अंगिका, मगही, मगधी, बज्जिका, सुरजापुरी, बंगला, अहोम और बहुत सारी भाषाएं ये उस शौरसेनी से विकसित हुई। ये 10वीं शताब्दी का समय है और पंजाब से लेके बंगाल तक मुख्य रूप से फ्लैट लैंड, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, बड़े इलाके में धूल उड़ती है और यहाँ कोई पहाड़ नहीं है, कुछ नहीं, चटियल मैदान है, एक कहीं ज़्यादा बारिश कहीं कम, और कुछ जंगल का इलाका था, पर आमतौर पर फ्लैट लैंड थे और वहाँ प्रिमिटिव खेती की शुरुआत हो चुकी थी। आज से लगभग, नहीं वो तो खैर पहले हो चुकी थी, ये आज से लगभग 1000-1200 साल पहले का समय। इस समय जो जिसे हम काराकोरम कहते हैं, जहाँ पे खैबर पास है, ट्रांस हिमालयन रीजन है, उसको पार करके लोगों ने हिंदुस्तान में आना शुरू किया। उससे पहले जो लोग हिंदुस्तान में आए वो भी सब उसी रास्ते से आए, आर्यों से लेके, उनसे पहले भी आए होंगे, हमारे पास उसकी एविडेंस नहीं है, पर सब लोग उसी रास्ते से आए, ये भी वहीं से आए। 10वीं शताब्दी में एक साहब आते हैं जिनका नाम है अबू रेहान अल-बेरूनी। वो बहुत बड़ा स्कॉलर है और वो भारत के ऊपर एक किताब लिखता है जिसका नाम किताबुल हिंद है, द बुक ऑफ इंडिया। वो तहकीक हिंद के नाम से भी जानी जाती है।
उस किताब को लिखने से पहले उसने संस्कृत पढ़ी और उसमें वो बखान करता है हिंदुस्तान के अचीवमेंट्स एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में, इन तमाम चीज़ों में उनका बखान करता है। और साथ में वो ये भी लिखता है कि अब तक हिंदुस्तान पे जो किताबें अरबों ने लिखी हैं उसमें एक प्रॉब्लम है, सब में लिखने वाले मुसलमान हैं। वो जिनके बारे में लिख रहे हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, मुसलमान मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, इसलिए उनका बायस इनबिल्ट है। 10वीं शताब्दी में अल-बिरूनी ये लिखता है कि जब आप किसी समाज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जिन शर्तों पे वो समाज जिंदा रहता है उनको समझ के उनके आईने में उस समाज को देखिए। ये सोशल स्टडीज़ में ये आइडिया 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ है। 10th सेंचुरी में इसको वो आउटलाइन करता है, फिर वो लिखता है। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अल-बिरूनी की है। वो कहता है आज भारत 1000 साल पहले, आज भारतवासी ये समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं और वो इनवर्ड लुकिंग हो गए हैं। जिस वक्त कोई भी अवाम, कोई भी लोग ये मानने लगे कि हमको सब कुछ पता है, तो वो कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं और वो इज द बिगिनिंग ऑफ द कोलैप्स ऑफ दोज पीपल। हम अनफॉर्चुनेटली 1000 साल से यही कर रहे हैं। माफ करें, वो सुबह जो संगीत हुआ था उसमें जो नौजवान बांसुरी वादक थे, बहुत अच्छी बांसुरी बजाई, पर उन्होंने आखिरी पीस बजाने से पहले उन्होंने कहा कि इसको सुन के आपको पता चल जाएगा कि सारे दुनिया की संगीत की उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई। ये जो आउटलुक है, इसने बहुत, जैसे एक आम मुहावरा है कि बहुत रायता फैलाया है और वो फैले जा रहा है। तो अल-बिरूनी आता है, सिर्फ फौजी नहीं आ रहे, व्यापारी आ रहे हैं, सूफी आ रहे हैं और तरह तरह के ट्रेडर्स आ रहे हैं, कारीगर आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं लगातार, और फौजी